हेलो प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं नेशनल एकेडमी एनसी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, 12th बोर्ड के एग्जाम बहुत पास में है और जो बच्चे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की शानदार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं शॉर्ट क्लासेस लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर फास्ट तरीके से रिवीजन चल रहा है। ठीक है, और ये फास्ट तरीके से रिवीजन जो बच्चे तैयारी को शानदार करके बैठे हुए हैं उनके लिए तो संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा। और जो बच्चे पहले पढ़ रखा है पर अभी थोड़ा लगता है कि थोड़ा रिवाइज की जरूरत है तो उनके लिए वीडियो काम की आने वाली है। आज की जो क्लास अपनी रहेगी वो चैप्टर नंबर 4 कीट नियंत्रण की जो प्रमुख विधियां हैं जो मेथड्स हैं उसके ऊपर डिपेंड रहने वाली है। इससे पहले 3 क्लास में ले चुका हूँ, चैप्टर 1, 2 और 3 मेजर चैप्टर हैं। एटलीस्ट जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं करके बैठे हुए हैं ऐसा कुछ है तो कम से कम 4-5 जो चैप्टर है स्टार्टिंग के वो तो अच्छे से याद करके चलेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े चैप्टर हैं और मेन अंक लेके आ रहे हैं। एक 8 नंबर का, एक 6 नंबर का, फिर वापस 8 नंबर का, ऐसे करके जो है बड़े बड़े मार्क्स लेके आ रहे हैं तो उनको ये तैयारी जरूर करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आज की जो क्लास है वो चैप्टर 4 को अपन लेके बैठे हुए हैं। और मैं बता दूं इस पूरे चैप्टर में अपन को कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ने में एक बार आपको लगेगा यार बहुत कठिन है ये, और चैप्टर जब पढ़ते हैं समझ में नहीं आता। सबसे मैं कहता हूँ सबसे सिंपल चैप्टर अगर कोई है तो ये पूरे सिलेबस के अंदर पूरे जो भी आपका 12th का ये सिलेबस है बायो का उसमें सबसे सिंपल चैप्टर कौन सा है? या 4th चैप्टर। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है इसको सिस्टमेटिक पढ़ोगे आप तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप उसको हर कहीं से पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आने वाला है, ये आपको मैं कहता हूँ। अपन चैप्टर 3 के अंदर बहुत सारे कीटों के नाम पढ़े, बहुत सारे कीटों के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि कौन सा कीट है, कौन सा उसका जीवन चक्र वगैरह क्या है, सब अपन ने बात करी। इसके बाद आज अपन बात करें कि उनका नियंत्रण कैसे करते हैं, उनका कंट्रोल कैसे करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है, वैसे तो ये बाद में आएगा, आपकी बुक में बाद में दे रखा है, पहले देना चाहिए था, बाद में दे दिया है इसने। एक वर्ड आएगा यहाँ पर IPM। IPM की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में कहते हैं इसको समाकलित नासिक कीट प्रबंधन। समाकलित नासिक कीट प्रबंधन कहा जाता है। ये जो टर्म है IPM ये देने वाले कौन थे? ये देने वाले थे ग्रियर एंड क्लार्क। 2 साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, ग्रियर एंड क्लार्क नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सब दिया था। इससे पहले IPM इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? IPC के नाम से जाना जाता था, जो कि ये IPC शब्द है वो दिया था बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट। आई रिपीट, बार्टलेट ने दिया था IPC कुछ साल बाद। अच्छा कब दिया था वो भी इम्पोर्टेंट है, 1956 के अंदर ये शब्द आया था, जबकि 1961 के अंदर ये IPM लगभग 4 साल बाद में ये IPM शब्द दिया गया था। IPC को चेंज करके क्या बोल दिया गया? IPM बोल दिया गया था। किसने बोला था? ग्रियर और क्लार्क। ये क्या कहता है? देखिए, ये कहने से पहले ये समझ लेते हैं पेस्ट का मतलब क्या होता है। पेस्ट का मतलब वो सभी जीव या वो सभी ऑर्गेनिज्म जो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो खरपतवार हो, कीट, चाहे वो फंजाई हो, कवक, चाहे कोई भी चूहे हो, चूहे होते हैं रोडेंट्स जिसको अपन कहते हैं, चूहे हो, कोई भी एरा गेरा अगर मालूम नुकसान पहुंचा रहा है क्रॉप को तो उस एरा गेरे को अपन क्या नाम देते हैं? पेस्ट नाम देते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट हैं वो सभी क्या है? पेस्ट। लगभग चूहे हैं वो क्या है? पेस्ट। फंजाई पेस्ट, सब क्या है? पेस्ट, जो क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर आप भी नुकसान पहुंचा रहे हो तो आप भी क्या हो जाओगे? पेस्ट। और फिर बात करते हैं पेस्ट को मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? मैनेजमेंट करने के अलग अलग मेथड आएंगे, जैसे कि कल्चरल मेथड, फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड। इन सभी मेथड को एक ऐसे यूज करना है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना। इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं अपन? इंटीग्रेटेड कहते हैं। और कॉम्बिनेशन बना के ऐसे उपयोग में लेना है ताकि पेस्ट की संख्या जो है वो एक लेवल से नीचे रहे। उस लेवल का नाम क्या है? EIL। क्या नाम बेटा? EIL। अब EIL क्या होता है? ठीक है, देखो 3 लेवल होते हैं समझाने के हिसाब से, बाकी आपको तो इतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। एक लेवल होता है GEP। इसमें क्या होता है? GEP के अंदर इसमें सभी इंसेक्ट, सब जितने भी जीव जंतु हैं इस दुनिया में सब बैलेंस कंडीशन में रहते हैं। और इसका कंट्रोल कौन करता है? नेचर करता है। नेचर से कुछ आएगा वो रहेगा दुनिया में, जब चाहेगा इसको नहीं रहना है तो किसी माध्यम से वो क्या करेगा? उसको मार देगा।
ठीक है, उसको अपन जीईपी कहते हैं। इसमें अपना कोई रोल नहीं है, ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। दूसरा लेवल आता है ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इस लेवल पे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर एरिया में पेस्ट की संख्या बढ़ने लगती है और जब बढ़ जाती है तो वो क्रॉप को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको अपन ETL लेवल कहते हैं। तीसरा आता है EIL लेवल, जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है पेस्ट की और क्रॉप को बहुत नुकसान पहुंचाती है तो कौन सा लेवल आ जाता है, EI, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। फुल फॉर्म क्या है इसकी, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो ये लेवल नहीं आना चाहिए। इस लेवल से पहले ही आपको इंसेक्ट को कंट्रोल कर देना है और कंट्रोल करने के जो मेथड काम आएंगे उसको क्या कहेंगे, IPM। सर अगर अपन सबको मार दे तो, जितने भी इंसेक्ट नजर आ रहे हैं सबको मार दे तो, नहीं, आपको नहीं मारना। सबको मार दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जो इकोसिस्टम है पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने सोचा जैसे ग्रास ऑफर है, ठीक है, आपने सोचा इसको पूरा को मार दो, पूरा दुनिया में से गायब कर दो, गायब को तो कर दोगे, पर ग्रास ऑफर के ऊपर डिपेंड रहने वाले जो बर्ड्स हैं, जो चिपकलियां हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन भी तो ग्रास ऑफर के डिपेंड है। देखा अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर, उसमें ह्यूमन क्या करता है, जो ग्रास ऑफर है उसको नाश्ते के रूप में खाता है ना, फ्राइड इन ऑयल एंड ईट विद चिली सॉस, है ना, चिली सॉस के साथ खा जाता है, तो ह्यूमन को भी नुकसान होगा। तो भाई क्यों, क्योंकि जीवो जीवस्य भोजनम, IPM क्या कहता है, जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए डिपेंड है। तो आप सबको नहीं मार सकते, ठीक है, पर हाँ उनके संख्या को जरूर कम कर सकते हैं। वो कम करने का मेथड क्या है, IPM। अब ये दो प्रकार से काम करता है बेटा, एक आता है नेचुरल तरीके से, जैसे बाय नेचर होगा, बाय नेचर जैसे दे रखा है आपके अंदर कि भाई ऋतु परिवर्तन, सीजन चेंज हो गई। अब जैसे अभी क्या पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, ठंड से अब धीरे धीरे गर्मी आने वाली है तो चेंज हो रहा है, इससे बहुत सारे इंसेक्ट मरेंगे। उसे एकदम से बारिश आ गई मान लो तो बहुत सारे इंसेक्ट मर गए, ओलावृष्टि से बहुत सारे अभी ओले गिरे थे गंगानगर साइड, उधर साइड, तो ये मर गए। तो ये चेंज हुआ, ऋतु चेंज हुआ, सोइल के अंदर चेंज, टोपोग्राफी चेंज, ये सब कौन करवा रहा है, बाय नेचर। फिर आता है दूसरा कौन सा, आर्टिफिशियल, जो कौन करेगा, बाय ह्यूमन। ह्यूमन जो कब करता है ना, तो इसके 5 मेथड है। ह्यूमन जब करेगा तो कितने मेथड बता, इसके 5 मेथड कौन कौन से, नंबर 1 फिजिकल कंट्रोल, भौतिक परिवर्तन, भौतिक प्रबंधन बोलते हैं, भौतिक नियंत्रण बोलते हैं इसको। नंबर 2 कल्चरल कंट्रोल, नंबर 3 मैकेनिकल कंट्रोल, नंबर 4 केमिकल कंट्रोल और नंबर 5 बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये 5 कंट्रोल है, इनको सबको पढ़ना है अपने को, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, इसकी छोटी सी टेबल बना देनी है। फिजिकल में किस किस को दे रखा है, देखो बाय टेम्परेचर, बाय ह्यूमिडिटी, बाय साउंड, बाय ये फिजिकल के हो जाएगी, ठीक है। फिर कल्चर में कौन कौन आएगा उनके बना लो, फिर मैकेनिकल में कौन आएगा उनके बना लो, केमिकल में कौन आएगा उनके बना लो, सबकी टेबल यहाँ पर बना लो और एक एक करके पढ़ते चलो, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं अपन फिजिकल। फिजिकल में सबसे पहले कौन सा आता है, बाय टेम्परेचर। आपको पता है अधिकतर जो इंसेक्ट होते हैं वो 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर के बीच में वो आराम से रहते हैं। तो या तो टेम्परेचर कम कर दो या टेम्परेचर बढ़ा दो, अगर करेंगे तो उसमें इंसेक्ट जीवित नहीं रह पाएंगे और मर जाएंगे। कम टेम्परेचर यानी कि जैसे कि 5 डिग्री पे लेके आगे टेम्परेचर को, जैसे फ्रिज है, फ्रिज में किसी चीज को रखेंगे क्या उसमें कीड़े लगेंगे क्या, नहीं लगेंगे। इंसेक्ट लगते हैं क्या फ्रिज में, नहीं लगता, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर क्या है, बहुत कम। या फिर बहुत तेज धूप पड़ रही है मान लो, जैसे 50 डिग्री 45 डिग्री, ये कब होता है, गर्मी के टाइम पर, मई जून में गर्मी पड़ती है ना। हम लोग क्या करते हैं आपको पता है, अगर मान लो गेहूं वगैरह में कभी कीड़े लग जाते हैं तो ऊपर जाके धूप में सुखा देती है उनको, ताकि उसमें जितने भी स्टोरेज पेस्ट हैं सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों, हाई टेम्परेचर की वजह से। उसी प्रकार से ह्यूमिडिटी, आपको पता है जब अपन क्रॉप को काट के स्टोर करते हैं तो एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी लेवल होना चाहिए, वो कम से कम 10% से नीचे होना चाहिए, 10% से ऊपर नहीं हो। अगर 10% से ऊपर अगर ह्यूमिडिटी लेवल रहेगा तो उसमें कीड़े पड़ने की संभावना रहती है। एक आता है साउंड से, एक आता है रेडिएशन से, अल्फा रेडिएशन, गामा रेडिएशन का यूज करते हुए हम चलते हैं। साउंड के अंदर इलेक्ट्रो फ्लैश गन बनाई गई थी कनाडा के अंदर, उसका यूज करके बहुत सारे जो इंसेक्ट है उनको बांच किया गया, जैसे मॉस्किटो है उसको बांच कर दिया गया इस मेथड के द्वारा। तो इन मेथड को यूज करते हैं। ये कौन सा मेथड होता है, यहाँ पर फिजिकल मेथड होता है। नंबर 2 बात करते हैं कल्चरल मेथड। कल्चर में क्या क्या होता है, कल्चर से पहले आपकी बुक में मैकेनिकल देखा वो देख लेते हैं अपन। मैकेनिकल की बात करते हैं। नंबर 1 हाथों के द्वारा, हाथों के द्वारा बाई हैंड। आप खेत में गए, आपका छोटा सा खेत है, आपको जो भी इंसेक्ट दिखाई दे रहा है
इंसेक्ट हो सकता है, उसका लार्वा हो सकता है, या उसके अंडे हो सकते हैं, जो भी दिख रहा है आपको उसको हाथ पे लो, मसल दो, खत्म कर दो। ये होता है बाई हैंड। अच्छा, छोटे एरिया के लिए सही, बड़े एरिया के लिए नहीं चलेगा। बड़े एरिया में कहाँ तक कवर कर पाओगे? आपके बुक में 5-7 लाइन सब में दे रखी है, इतना नहीं लिखना है। सिंपल सा बाई हैंड, इसके द्वारा बाई हैंड में क्या होगा, सिंपल सी बात लिख सकते हैं कि खेत में जो भी कीट के अंडे, लार्वा, वयस्क दिखाई दे रहा है, उनको हाथों में अपन मार देते हैं। एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल लिख लो, बहुत सारे दे रखे हो तो, जैसे व्हाइट ग्रब है, व्हाइट ग्रब दिखती है अपने को, चने का फल जैसे ग्राम कोड भी दिखता है, गए खेत में हाथ मसल दिया, खत्म। ये छोटे एरिया के लिए सही। नंबर 2 आता है यहाँ पर बाई हैंड नेट, हस्तजाल द्वारा जो उड़ने वाले इंसेक्ट होते हैं उसको नेट से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। नेट बिछा के या फिर नेट से अपन उसको हवा में ले रहेंगे तो बहुत सारे इंसेक्ट कंट्रोल हो जाते हैं। नंबर 3 आता है बाड़ बनाकर फेंसिंग करके। नंबर 4 आता है खाई खोदना, ये अपन पढ़ चुके हैं। अपन कातरा के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, रेड हेयर कैटरपिलर, खेत के चारों तरफ खाई खोद देते हैं। जब वो कातरा क्रीपिंग करता हो, रेंगता हुआ बाहर जाएगा, उसके अंदर गिर जाएगा खाई में, और खाई में पहले आपने क्या डाल रखा है, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक डाल रखा है, उसके प्रभाव से क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। जैसे टीटे के अंदर, टीटे का जो रिप्रोडक्टिव साइड था उसके चारों तरफ अपन ने खाई खोदी थी, उसमें भी अपन ने कंट्रोल किया। नंबर 4 तने पर पट्टी बांधना। बहुत सारे ये मेथड अपन वहां यूज करते हैं। बहुत सारे कीड़े क्या होते हैं, जैसे मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ पर ये बहुत सारे इंसेक्ट रेंगते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए कंट्रोल करते हैं ट्री, इसको अपन कहते हैं ट्री बेंडिंग। क्या कहते हैं इसको? ट्री बेंडिंग कहते हैं। इस पर क्या होता है बेटा, जो एल्यूमिनियम की पट्टी होती है या फिर पतरडे होते हैं, तीन शेड होते हैं, 3 शेड की पट्टी काट के और उसके चारों तरफ ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो। जब ये इंसेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि स्लिप होने की वजह से वापस क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये अपन करते हैं ट्री बेंडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, पास क्या होता है, देखो बेटा बात करते हैं ट्रैप की। तो यहाँ पर 3 प्रकार के ट्रैप है। पहला है लाइट ट्रैप या प्रकाश पास बोलते हैं अपन। ये उनके लिए यूज करते हैं जो कीड़े रात के टाइम एक्टिव रहते हैं या लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं। इसमें सिंपल सा मेथड है, इस प्रकार का आप बना लीजिएगा। ये इस प्रकार से अपन बना सकते हैं डायग्राम, ठीक है। ये यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बल्ब लगा देना है। ये बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा के, बल्ब हो सकता है इसको अपन मर्क्यूरी बल्ब कहते हैं बेटा, या फिर इसको अल्ट्रा वायलेट ट्यूबलाइट कहते हैं, ठीक है। और नीचे आपने एक वेसल लगा रखा है, एक पात्र लगा रखा है, इसके अंदर पानी भी है और इसके अंदर केरोसिन भी है, ठीक है। पानी है 95, केरोसिन है 5। इस प्रकार का रेशियो लगा दिया। शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपको चालू कर देना है खेत में जाके। तो बहुत सारे जो शाम के टाइम उड़ते हैं कीड़े, वो इधर आएंगे और आपने अंदर क्या बिछा रखा है, ये इस प्रकार से पानी और केरोसिन नहीं मिले तो पेट्रोल डाल सकते हैं, ये भी नहीं मिले तो, है ना, ये भी नहीं मिले तो जो कीटनाशी होते हैं वो भी डाल सकते हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार से आके मर जाएंगे। ये कौन सा होता है, लाइट ट्रैप की बात करी, जो ट्रैप अपन फंसाएंगे। दूसरा आता है यहाँ पर, नेक्स्ट आता है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन का मतलब क्या होता है, सेक्स हार्मोन, है ना। ये हार्मोन क्या होता है, ये हार्मोन विशेष होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट जब मैटिंग करते हैं तो मैटिंग करने से पहले अपनी बॉडी से कुछ हार्मोन निकालते हैं, उन हार्मोन को फेरोमोन्स कहते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, हर एक इंसेक्ट की जो फीमेल है, उस फीमेल की बॉडी से ऐसे हार्मोन निकाले और हार्मोन को ल्यूर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ल्यूर, रबर की बनी होती है, ऐसे रबर की स्ट्रक्चर होती है। उस ल्यूर को आप लेके आ जाओ और वहां पर खेत में लगा लो। जैसे मान लो आपने खेत में चना लगा रखा, तो जाहिर सी बात है चने की फसल में कौन सा कीट आता है, ग्राम कोड बोरर आएगा, हेलिकोवर्पा आर्बिजेरा। तो उसको पता है जब आएगा तो आप मार्केट में गए और इसकी ल्यूर लेके आ गए। ल्यूर मतलब रबर की बनी स्ट्रक्चर होती है जिसमें इसका फीमेल का हार्मोन भरा रहता है। उस ल्यूर को लाए और यहाँ लाके लगा दें। उस ल्यूर से खुशबू आती है, खुशबू से इसका जो मेल इंसेक्ट है चने का, ग्राम कोड बोरर का जो मेल है, उसको खुशबू आएगी। खुशबू आएगी, उसको लगेगा कि भाई जो फीमेल है वो बुला रही है मैटिंग के लिए, चलो अपन चलते हैं मैटिंग करने के लिए। जैसे आएगा वो ट्रैप में आके क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि यहाँ फीमेल है, जबकि फीमेल नहीं है, उसका हार्मोन था जो अपन ने ट्रैप लगा रखा था यहाँ पे फास्ट, ठीक है। वो जैसे सूंघेगा आएगा और अंदर की तरफ ट्रैप हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, चला गया और फंस गया बेचारा। तीसरा आता है यहाँ पर स्टिकी ट्रैप, चिपचिपे पास। वो सिंपल होता है, इसमें अपन क्या करेंगे, पीले रंग के कागज लेते हैं और उसके ऊपर फेविकोल या चिपचिपा कोई पदार्थ लगा लेंगे और उसको खेत में चिपका दो वहीं पे।
आपको पता है पीले रंग के प्रति बहुत सारे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, वो आएगा और उसमें आके चिपक जाएंगे। जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जैसे कि मोइला है, एफिड है, थ्रिप्स है, वो इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। यस और नो? तो ये अपन ट्रैप की बात कर ली। क्लियर है सब तक? नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिकल के बाद में कल्चरल कंट्रोल। अब आता है यहाँ पर कल्चरल कंट्रोल में ये सबसे सस्ता मेथड है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। नंबर 1 डीप प्लॉविंग करना, या डीप प्लॉविंग या उसको हैरोइंग वगैरह भी कहते हैं। खेत तैयार करने से पहले खेत को अच्छे से उसकी डीप प्लॉविंग कर दो या गहरी जुताई कर दो। इससे क्या होगा, बहुत सारे कीड़े जमीन के अंदर रहते हैं, जैसे एडल्ट है, लार्वा है, तो वो जैसे ऊपर आएंगे तो उसके जो नेचुरल प्रेडेटर होते हैं वो खा जाएंगे, या बहुत धूप पड़ रही होती है, धूप से क्या हो जाता है वो मर जाएंगे। नंबर 2 दूसरा आता है यहाँ पर क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल को बदलते रहो। अगर आप एक ही प्रकार की फसल लगाओगे बेटा तो बहुत सारे कीड़े एक ही प्रकार की फसल पर वो अट्रैक्ट होते चलते हैं, है ना। जैसे मान लो गेहूं के अंदर दीमक है, आपने हर टाइम गेहूं लगा रहे हो तो दीमक का इफेक्ट आएगा ही आएगा बार बार। तो अपन को क्रॉप को क्या करते रहना है, चेंज करते रहना, ताकि उसको वो वाला इंसेक्ट को वो वाली क्रॉप नहीं मिलेगा तो वो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। बीज बोने के टाइम में चेंज कर लो। आप जो फसल बोते हो उसमें थोड़ा अर्ली सोइंग करो। जैसे मान लो सरसों, अब सरसों बोने का टाइम कब आता है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आता है। मान लो कोई किसान 15 नवंबर को सरसों लगा रहा है तो 15 नवंबर को मत लगाओ, उसको बोलो तो 1 अक्टूबर को लगा लो। अब 1 अक्टूबर को लगाएगा तो उसने कम से कम 1.5 महीना पहले लगा दिया। अब जल्दी लगाया तो जल्दी बड़ी भी तो होगी, ठीक है ना। अब जल्दी बड़ी होगी और मोइले का आने का टाइम कब होता है, नवंबर एंडिंग दिसंबर में होता है। जब दिसंबर में मोइला आएगा और फसल आपकी 2 महीने की हो चुकी है, फसल बड़ी हो चुकी है, बड़ी फसल पर मोइला कम अटैक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से मैच्योर है, उसका तना मोटा हो चुका है। क्योंकि मोइले को क्या पसंद है, मोइले को टेंडर पार्ट यानी कि सॉफ्ट पार्ट पसंद आता है। वो सॉफ्ट तो मिलेगा ही नहीं उसको हार्ड मिलेगा तो उसका अटैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप टाइम चेंज करके भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रतिरोधी किस्में, रेजिस्टेंट वेराइटीज, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अपन ऐसे वेराइटी बना चुके हैं जिसके अंदर ऐसे कीड़े का अटैक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अवशेष तथा खरपतवारों की सफाई करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फसल को काटने के बाद में फसल के जो अवशेष होते हैं, जैसे मान लो मक्के की जो कड़क होती है उसको खेत में छोड़ दिया, गेहूं का जो खाखला होता है, भूसा स्ट्रो, गेहूं निकालने के बाद में जो भी भूसा बचेगा उसको वहीं छोड़ दिया। अब क्या होता है, ये जो अवशेष बचाते हैं ना, ये इंसेक्ट के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा घर होता है। तो वो नीचे जैसे दीमक है तो दीमक उनके नीचे बना के ले जाएगी, बहुत सारे इंसेक्ट सूख जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, या तो आप घर पे लेके आ जाओ, अगर नहीं ला रहे तो उसको वहीं पर जला दो, उसको नष्ट कर दो। नेक्स्ट आता है यहाँ पर संतुलित उर्वरक, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करना। हर एक क्रॉप की डिमांड होती है कि उसको बैलेंस फर्टिलाइजर दिया जाए। अगर आप ज्यादा दे रहे हो फर्टिलाइजर तो भी दिक्कत है, कम दे रहे हो तो भी दिक्कत है। जैसे शुगर केन, गन्ने के अंदर आपने नाइट्रोजन सप्लाई किया, जितना नाइट्रोजन चाहिए उससे ज्यादा कर दिया तो शुगर केन में एक कीड़ा आता है पायरिला, उसका अटैक बढ़ जाएगा। और अगर कम सप्लाई कर दी तो सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई का अटैक बढ़ जाएगा। दोनों ही कंडीशन खराब है, ज्यादा कर दिया तो भी दिक्कत है, कम कर दिया तो भी दिक्कत है। आपको बैलेंस करना। और खेतों के अंदर जो हरी खाद है या गोबर की खाद FIM, उसको कच्ची अवस्था में नहीं डालना चाहिए। अगर आपने कच्चा FIM या कच्ची गोबर की खाद डाली तो दीमक यानी कि टर्माइट का अटैक बढ़ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आता है यहाँ पर मिश्रित फसल की खेती। ये अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के अंदर कि 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप के बीजों को मिक्स करके बोने से क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर अच्छा इफेक्ट डालते हैं। जैसे आपने गेहूं प्लस चना प्लस सरसों तीनों को एक साथ लगाया, एक साथ लगाने पर क्या होगा, इनकी जड़ों से ऐसे इफेक्ट आते हैं जैसे गेहूं के अंदर दीमक, सरसों के अंदर मोइला और चने के अंदर चने का फलीछेदक हेलिकोवर्पा आर्मीजरा कंट्रोल में रहता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर फंदा फसल ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप क्या होता है, देखो 2 फसल लगानी है अपने को, एक फसल मेन रहेगी, एक माइनर रहेगी, और दोनों के बोने में थोड़ा अंतर रखना है। जो आपकी माइनर फसल है, जैसे मान लो टमाटर और गेंदा लगा दिया आपने, तो टमाटर और गेंदे में 2-3 कीड़े ऐसे हैं जो दोनों में सेम पड़ते हैं, ठीक है। तो गेंदा आपकी माइनर है, टमाटर आपकी मेन है। तो टमाटर तो गेंदे को लगाओ पहले और टमाटर को लगाओ थोड़ा बाद में, है ना। गेंदा है मान लो 4 तरफ लगा दिया, या फिर आपने बीच में लगा दिया पंक्ति बना के, तो इसमें क्या करते हैं, मान लो 14:1 या 16:1 में लगा दिया। 16 या 14 क्या है, दोनों में से कोई एक लगा लो। ये टमाटर, मतलब अगर 16 लेके चलो तो 16 पंक्ति किसी बनेगी बेटा टमाटर की, और एक पंक्ति किसी बनेगी गेंदे की। ऐसा करने से क्या होता है, गेंदा आपने पहले लगा रखा है और ये आपने बाद में लगा रखा है,
तो जब गेंदा पहले बड़ा हो जाएगा तो जो कीड़े अटैक करने होंगे वो किसको अटैक करेंगे, गेंदे को, और आपकी टमाटर की फसल क्या हो जाएगी, बच के रह जाएगी। तो क्या टमाटर पर बिल्कुल इसका अटैक नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, अटैक तो होगा पर नुकसान आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक आपको 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, एक आपको 80 रुपए का नुकसान हो रहा है, बताओ कौन सा नुकसान लेना है, 20 का या 80 का, 20 का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग ट्रूनिंग छानना। अगर मान लो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा घने हो रखे हैं, तो उसमें कीड़ों का अटैक बढ़ जाता है, तो अपन को प्रॉपर टाइम की क्या करनी है, कटाई छटाई करनी, ताकि उसका अटैक क्या हो जाता है, कम हो जाए, ठीक है। चल तो ये तीसरा कंट्रोल भी देख लिया अपन ने, कल्चर कंट्रोल, समझ में आया कि नहीं आया आपको। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट केमिकल कंट्रोल। इस चैप्टर में अगर कहीं दिक्कत आएगी तो इसमें और बायोलॉजिकल में आएगी, और कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए केमिकल कंट्रोल क्या होता है, जो केमिकल से कंट्रोल करेंगे उसको केमिकल कंट्रोल कहते हैं। पेस्ट को मारने वाले केमिकल्स क्या कहलाते हैं, पेस्टिसाइड। अच्छा पेस्ट में कौन कौन आता है, मैंने भी कहा था कीड़े भी आते हैं, वीड्स भी आते हैं, रोडेंट्स भी आते हैं, सब आते हैं। उनको मारने के लिए जो केमिकल लगेगा ना, उसके पीछे क्या लगा लो, साइड लगा लो। जैसे रोडेंट्स को मारने के लिए रोडेंटिसाइड, माइट्स को मारने के लिए वीडिसाइड, वीड है वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो जिसको मार रहा है उसका पीछे क्या लगा लो, साइड लगा, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर तीन चीजें पढ़नी है, इंसेक्टिसाइड पढ़ना है, रोडेंटिसाइड पढ़ना है और वीडिसाइड पढ़ना है, तीन के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। चलो आते हैं एक तरफ से इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं। कैसे पढ़ना, सिस्टमेटिक पढ़ना। इंसेक्टिसाइड सबसे पहले किस फॉर्म में पाया जाता है, दो फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड के अंदर वापस तीन से डिवाइड कर दिया अपन ने, पाउडर के रूप में, डस्ट के रूप में, ग्रेन्यूल दाने के रूप में और वेटेबल पाउडर के रूप में। फिर आता है लिक्विड के अंदर, बात करें अपन लिक्विड में, वैसे तो आपके बुक में लगभग 7-8 टाइप दे रखे हैं, आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी। जैसे नंबर 1 पहला पाइसेग्रेनिक सांद्र इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, आपका इंसेक्टिसाइड रहेगा और दो केमिकल और मिलाना है, जिसमें एक तो सोल्यूबल, एक तो विलायक यानी कि सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्वेंट विलायक प्लस आपका इंसेक्टिसाइड प्लस इसको चिपकाने के लिए और केमिकल मिलाया जाएगा, ताकि ये तीनों मिलकर क्या बनेगा, इसी बनेगा। इसी क्या काम करता है, ये जो मिलाए गए केमिकल हैं वो क्या काम करते हैं, वो इस इंसेक्टिसाइड को पूरी फसल पर फैलाने में काम आएगा और उस पर चिपकाने में काम आएगा। मान लो केमिकल अगर चिपकेगा नहीं तो कोई इंसेक्ट खाएगा कैसे। मान लो आपने स्प्रे किया और वो ऐसे कैसे उतर गया वापस से, इंसेक्ट मान लो शाम तक आया, आप सुबह कर दिया स्प्रे और निकल गया, शाम को आएगा तो उसका कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई कम से कम ठहरता ही वहां पे, ठहरेगा तो खाएगा तो मरेगा, ठीक है। ये इसी सॉल्यूशन, जितने भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होते हैं वो पानी में घुलते नहीं है, तो किसमें घोलेंगे फिर, उसको ईथर में या पैराफिन ऑयल में, इनमें घोलते हैं ताकि वो अच्छे से घुल जाए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन काम आएगा। एग्जाम्पल चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, एरोसोल, वायु के लिए। ये अपन कहाँ काम लेते हैं, अगर किसी बड़े एरिया में किसी इंसेक्ट का मान लो अटैक, जैसे टीडीएस लोकस्ट की बात करें। अब लोकस्ट में मान लो बाड़मेर, जैसलमेर, बहुत बड़े बड़े जिलों को कवर कर रहे हैं। अब वहां पर अपन अगर मान लो नैपसेक स्प्रे, जो पीछे बांध के अपन पढ़ेंगे नैपसेक स्प्रे, उससे अगर स्प्रे करेंगे तो वो कंट्रोल में आएगा ही नहीं। जब तक छिड़केंगे तब तक तो वो नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। तो सरकार क्या करती है, हेलीकॉप्टर से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करती है। जैसे मेलाथियान केमिकल जो किसको मारता है, ग्रासहोपर को मारता है, लोकस्ट को मारता है। तो हेलीकॉप्टर मंगवाया, हेलीकॉप्टर से हाई लेवल पे, हाई प्रेशर पे उसको छिड़का गया, किस रूप में, गैस के रूप में छिड़का गया, किस रूप में, गैस के रूप में। जब गैस हाई प्रेशर से नीचे की तरफ आएगी तो किसमें चेंज होगी, लिक्विड में। जैसे मान लो अपन डीओ लेके आते हैं, गैस वाला डीओ, उसमें हाई प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे छिड़कते तो बाहर गैस तो निकलती, बाहर क्या निकलती है, लिक्विड निकलती है। जितना लिक्विड जाएगा अपने बॉडी पर वो लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट है, ठीक है ना। तो वो हाई प्रेशर पर गैस को नोजल से प्रेशर किया जाता है, जब वो नीचे की तरफ आएगा देन कन्वर्टेड इनटू लिटिल ड्रॉप्स, और वो लिटिल ड्रॉप्स कहाँ छिड़क जाएंगी, क्रॉप के ऊपर। जब फिर वो कोई इंसेक्ट खाएगा उसको तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एरोसोल। फिर नेक्स्ट आता है धूमक, फ्यूमिगेंट। इस चैप्टर में जब भी धूमक या फ्यूमिगेंट आता है, आपको एक ही बात समझनी है कि ये गैस रूप में पाया जाता है। होते भले सॉलिड में या लिक्विड में हो सकते हैं, पर इसका इफेक्ट किस रूप में आएगा, गैस रूप में आएगा। बेस्ट एग्जांपल अपने जो मम्मी लोग हैं वो क्या करते हैं, गेहूं के अंदर, दालों के अंदर गोले रखते हैं, गोली वगैरह बांध के रखते हैं। वो गोली भी क्या है, सॉलिड में, बट उसका इफेक्ट किस फॉर्म में आता है, गैस फॉर्म में आता है। गैस फॉर्म में आने से क्या होगा, उसके अंदर जितने भी स्टोरेज पेस्ट,
जैसे कपड़ा बीटल, जैसे रेड क्लोरोबीटल, बहुत सारी जो स्टोरेज जो उसमें स्टोरेज में लगते हैं वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उस गैस का इफेक्ट चल रहा है। उसको क्या कहते हैं अपन? फ्यूमिगेंट। फ्यूम मतलब गैस, ठीक है। फिर कीटनाशी उर्वरक मिश्रण, इंसेक्टिसाइड को फर्टिलाइजर के साथ मिला के भी दे सकते हैं अपन, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये मिलते हैं बेटा। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। 3 टाइप के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। पहला आता है बॉडी में कैसे एंटर करेगा। नंबर 1 कॉन्टैक्ट पॉइजन, स्प्रे किया इंसेक्टिसाइड को, अगर वो कॉन्टैक्ट में आ गया इंसेक्ट के तो उसको मार देगा। दूसरा आता है स्टोमक पॉइजन, स्टोमक मतलब उसका पेट में जाएगा तब मारेगा। अच्छा, पेट में कब जाएगा? जब अपन क्रॉप पे स्प्रे करेंगे, क्रॉप को जैसे खाएगा उसका पेट में जाएगा, मर जाएगा। तीसरा आता फ्यूमिगेंट, समझाया दिया आपको फ्यूमिगेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्रियाविधि के आधार पर बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। 4 प्रकार से होते हैं, 4 में से 2 इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी और चौथा हो जाएगा नर्व पॉइजन, जो इंसेक्ट को उसके रेस्पिरेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, नाक को ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल उसको बिल्कुल सांस नहीं आने देगा। उसको क्या कहते हैं अपन? रेस्पिरेटरी पॉइजन। एक तो नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। नर्वस सिस्टम के अंदर इंसेक्ट में एक एंजाइम होता है इंपॉर्टेंट, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम। आई रिपीट, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को क्या करता है? ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कीड़ों में क्या हो जाता है? कीड़ों में पैरालाइसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ब्लॉक किया है नर्वस सिस्टम, ठीक है, और लकवा हो जाने की वजह से बेचारे मर जाएंगे। फिर आता है यहाँ पर केमिकल नेचर के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ज्यादा काम के नहीं है, बस आप केवल नाम और एग्जांपल देख लेना। आर्सेनिक कंपाउंड क्या होता है, सल्फर कंपाउंड, केवल नाम और एक एग्जांपल ले बहुत। फिर आता है नेक्स्ट ऑर्गेनिक। यस, ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एनिमल से मिलने वाले, जंतु से मिलने वाले। कुछ जंतु ऐसे होते हैं उनकी बॉडी से कुछ केमिकल निकलते हैं, जैसे कि समुद्री एनालिड है, मैराइन एनालिड जिसका नाम दे रखा है यहाँ पर लुम्ब्रिकोइडस हेट्रापोडा। आई रिपीट, लुम्ब्रिकोइडस हेट्रापोडा। इसकी बॉडी से एक लिक्विड निकलता है जिसका नाम है नेरिसोटॉक्सिन या नेरिस्टॉक्सिन। ये नेरिस्टॉक्सिन उसकी बॉडी से निकलता है, पर जैसे नेरिस्टॉक्सिन को आप किसी स्प्रे करोगे ना इंसेक्ट पर, तो उस पर नर्व पॉइजन की तरह काम करेगा। नर्व पॉइजन मतलब अभी बताया था मैंने, नर्व सिस्टम को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। नंबर 2 पौधों से मिलने वाला नंबर 1 है पायरेथ्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे मिलता है? गुलदाउदी के फूलों से मिलता है। गुलदाउदी के फूल होते हैं क्राइसैंथेमम के फूल, उन फूलों को निचोड़ के जो रस निकाला जाता है, उस रस के अंदर केमिकल होता है, केमिकल का नाम क्या है? पायरेथ्रम। नंबर 2 नीम का आपको पता ही है, नीम की निम्बोली उसकी छाल, उसकी पत्तियों सब में पाया जाता है, इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज पाया जाता है। फिर आप आ जाओ 1 2 देख लिया, फिर आप नीचे आ जाओ आप नंबर, फिर बाकी के आपके नाम और एक एग्जांपल लेने बहुत है। फिर आ जाओ क्लोरोनिक हाइड्रोकार्बन, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड या इनको आधुनिक कीटनाशी या मॉडर्न इंसेक्टिसाइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मॉडर्न इंसेक्टिसाइड के नाम से जाना जाता है। क्यों मॉडर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है, निर्माण, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, इस वजह से इनको ये कहा जाता है, ठीक है। डीडीटी, बीएससी है ना, डीडीटी और बीएससी सबसे पहला डिस्कवर होने वाला ये है ना, एग्जांपल ध्यान रखना कि इस मॉडर्न इंसेक्टिसाइड के अंदर भी 2 क्लास बन चुकी है। ऐसे केमिकल जिनको सरकार बैन कर चुकी है क्योंकि उनका इफेक्ट बहुत हार्मफुल हो रहा था, जैसे कि डाइएल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, क्लोरोडेन, एंडोसल्फान, ये इनका यूज अब धीरे-धीरे सरकार ने क्या कर दिया? बैन कर दिया। दूसरा है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्टेड यूज, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है यूज तो करो कोई बात नहीं, पर उसकी लिमिट क्वांटिटी यूज करो, जैसे डीडीटी, बीएससी, लिंडेन है ना, एल्ड्रिन वगैरह वगैरह, एंड्रिन, ठीक है, ये सब इसमें आए 2 प्रकार के कैटेगरी। फिर आता है नेक्स्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट या ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 कैटेगरी बना रखी है अपन ने। नंबर 1 कॉन्टैक्ट एंड स्टोमक पॉइजन, नंबर 2 सिस्टमिक पॉइजन। एग्जांपल ध्यान में रख लो, मेलाथियान, पेराथियान है ना, मिथाइल पेराथियान, ये पहले वाले में चला जाएगा, जबकि फोरेट, क्लोरोपाइरिफोस ये सेकंड वाले में चला जाएगा। एक 2 एग्जांपल ध्यान में रख लो, बहुत चलिए। फिर आ जाएगा, तो ये अपन ने इंपॉर्टेंट बातें करी। फिर ह्यूमक फ्यूमिगेंट, मैंने भी कहा था आपको, वे पदार्थ जो
गैस फॉर्म में पाए जाते हैं उनको अपन फ्यूमिगेंट्स कहते हैं। एग्जांपल 4-5 बहुत सारे दे रखे हैं, 2-3 एग्जांपल ध्यान में रखना, जैसे EDD, EDCC, जिंक फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, नैप्थलीन, फॉस्फिन गैस वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाएगा यहाँ पर स्पाइनोसेड, एक वर्ड दे रखा है स्पाइनोसेड, उसको थोड़ा देख लेना पड़ा क्योंकि ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। अच्छा, नेचुरल कौन कौन सा है? एक तो अपन ने जंतु वाला देखा था नेरेस्टोक्सिन, वो भी नेचुरल है। प्लांट से मिलने वाला पायरेथ्रम और नीम, वो भी नेचुरल है। और तीसरा स्पाइनोसेड, ये भी नेचुरल है। ठीक है, बाकी सब केमिकल वाले हैं। चलिए अब ये अपन ने पढ़ लिया इंसेक्टिसाइड की पूरी बातें कर ली। अब चलते हैं अपन बरूथिनासी या विंटिसाइड्स क्या होते हैं। जो बरूथियों को मारते हैं, माइट्स को मारते हैं, उनको विंटिसाइड्स कहते हैं। एग्जांपल क्लोरोबेंजीलेट, डाइकोफेन वगैरह, इनको ध्यान में रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में विंटिसाइड और रोडेंटिसाइड के क्वेश्चन 100% बनता है। इंसेक्टिसाइड से बने नहीं बने पर इन दोनों जरूर बनता है, आप उसको अच्छे से याद करके जाना। रोडेंटिसाइड की बात करें तो रोडेंट्स को मारते हैं, जो कुतरने वाले जो होते हैं, चूहे, गिलहरियां, ये खाते कम हैं, नुकसान बहुत पहुंचाते हैं, तो इनको मारने वाले केमिकल्स क्या कहलाते हैं? रोडेंटिसाइड कहलाते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट रोडेंटिसाइड, क्रॉनिक रोडेंटिसाइड और तीसरा है फ्यूमिगेंट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? तीव्र, मतलब केवल एक डोज काफी है चूहों को मारने के, पर नालायक के चूहे खाते नहीं उसको, तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले नॉर्मल जो चूगा होता है, बाजरा है, गेहूं का दाना, उसको अपन डेली खिलाते हैं, 4-5 दिन नॉर्मल खिलाते हैं, उसको लोभ देते लालच से। 4-5 दिन जब चूहा खा लेगा उसको नॉर्मल वाले को, फिर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा जिंक फॉस्फेट, इसका एग्जांपल क्या है? जिंक फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम कार्बोनेट, ऐसे कुछ एग्जांपल दे रखे। सबसे ज्यादा यूज होता है जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट चूहा नहीं खाएगा, डाइट खिलाओगे तो, क्यों? क्योंकि उसके चूहे के मन में क्या पाई जाती है? विष संकालुता पाई जाती है, बैड साइनस पाई जाती है, शंका पाई जाती है, डाउट पाया जाता है कि वो नहीं खाए, तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मल चूहा खिलाते हैं, पहले लालच से उसका दोस्ती बनाते हैं। उसके बाद में जब उसको विश्वास हो जाएगा रोज चूहा खा रहा है, फिर आप क्या कीजिएगा, 97% चूहा, इसमें बाजरे का दाना, गेहूं का दाना, मक्के का दाना हो सकता है, फिर 2% जिंक फॉस्फेट और 1% एडिबल ऑयल मिला के उसको रोज जो खा रहा है वहीं पर डाल दो। अब जैसे वो खाएगा उसको लगेगा नॉर्मल चूहा है, और जैसे खाएगा वो क्या हो जाएगा, तुरंत मर जाएगा, क्योंकि उसकी एक डोज काफी है इसको मारना। फिर नंबर 2 क्रोनिक एग्जांपल देखो, मूस, टैलॉन, सुपरकेट, इसके एग्जांपल है। इसमें एक से ज्यादा बार अपने को खिलाना पड़ता है, रोज चूहा खिलाओ, रोज उसमें मिला के खिलाओ। मिला खिलाने से क्या होगा, उसके अंदर वो केमिकल इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने पर यहाँ पर एक इफेक्ट काम आता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, खून निकलता है, खून निकलने से क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तीसरा था फ्यूमिगेंट, जहाँ जहाँ भी बिल बने हुए हैं वहाँ पर एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जिसको सल्फोस या सेल्फोस से गोलियां कहते हैं, वो लाके रख दो, ठीक है, वहाँ से मर जाएंगे। इस प्रकार से अपन ये केमिकल्स का इफेक्ट देख पाएंगे। चलिए, लास्ट कंट्रोल रहा अपने पास में बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैव नियंत्रण। बहुत सिंपल है, आपको पता है इस नेचर में जितने भी इंसेक्ट हैं उन सभी का नेचुरल एनिमी जरूर पाया जाता है। हर एक का नेचुरल एनिमी शत्रु जरूर है, दुश्मन जरूर मिलेगा। उस दुश्मन का अपन को पता लग जाए ना, तो अपन ले आएंगे और अपने खेत में छोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल है मोइला कौन खाती है? लेडी बर्ड बीटल खाती है। कौन खाती है? लेडी बर्ड बीटल। अब आपको पता है लेडी बर्ड बीटल खाती है, तो लेडी बर्ड बीटल को लेके आ जाओ और खेत में छोड़ दो, वो क्या करेंगे, सरसों के मोइले को खा जाएंगे, ठीक है। और ये लेडी बर्ड बीटल अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मतलब अपना क्या हो जाएगा, दोस्त, उसका क्या हो जाएगा, दुश्मन, ठीक है। प्रकार से अपन पता लगाएंगे। फिर इसके अंदर कैसा होना चाहिए, वो उसमें बातें कह दे रही थी कि कैसा ये दुश्मन या मित्र होना चाहिए, ठीक है। क्या प्रोसेस है? 3 प्रोसेस है। नंबर 1 प्रिवेंशन, इंट्रोडक्शन, संवर्धन, ऑगमेंटेशन, और नंबर 3 कंजर्वेशन। ये क्या होता है? इंट्रोडक्शन, ऑगमेंटेशन और कंजर्वेशन। जैसे मान लो आपको पता है कि कीड़े कौन खाती है, मैना बर्ड खाती है, मैना पक्षी। तो मुझे पता है मैना पक्षी मेरे आसपास नहीं है, तो मैं गया किसी एरिया में और वहां से मैना बर्ड्स को पकड़ के लेके आ गया और अपने खेत में छोड़ दिया। तो उसका मतलब पहली स्टेप हो गई कौन सी? इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रवेश। फिर नंबर 2, मैं उनको ऐसा माहौल दूंगा या लेबोरेटरी के अंदर उनको रखूंगा ताकि वो आपस में मैटिंग करेंगे और मैटिंग करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी संख्या बढ़वाई, ऑगमेंटेशन। नंबर 3, उनको बचाना भी तो है वापस, ऐसा नहीं उनको मार दो आप कि आपने केमिकल स्प्रे कर दिया उससे मर गए, तो
नंबर की कंजर्वेशन, इस प्रकार से ये सब करते हैं। नेक्स्ट प्रेडेटर और आप पढ़ेंगे आईपीएम क्या होता है, वो आपको मैंने पढ़ा ही दिया था। उसके बाद में कौन कौन से इक्विपमेंट काम आते हैं, इक्विपमेंट जैसे नैपसेक स्प्रेयर है, हैंड रोटर डस्टर है, इनकी स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। और सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट है, जब अपन इक्विपमेंट का सिलेक्शन करते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, टिकाऊ हो, मजबूत हो, लोहे का बना हुआ नहीं हो, प्लास्टिक का हो, ठीक है, और उसकी मरम्मत जल्दी इजी हो जाए, वो और किसानों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसान खरीद नहीं पाएगा, ठीक है। ये सारी नैपसेक स्प्रे आपको पता ही है, ईट के पीछे बांध के छोटे एरिया के लिए अपन कवर करते हैं। नोजल स्प्रे होती है, प्रेशर के द्वारा इसमें केमिकल को बाहर स्प्रे किया जाता है। डायग्राम दोनों अच्छे से याद करके जाना, एक तो नैपसेक का और एक हैंड रोटर का। डायग्राम पूछेगा आपसे, डायग्राम पूछ सकता है। हैंड रोटर डस्टर, ये को क्रैंक डस्टर या फैन डस्टर के नाम से भी जानते हैं। 4 गियर बॉक्स, जिसमें गियर बॉक्स, हॉपर, ब्लोवर 3 स्ट्रक्चर होती है। लंबा चौड़ा व्याख्यान कर रखा है, आपको 4-5 लाइन संभाल के आपको लिख के याद करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन चैप्टर नंबर 4 को भी अपन रिवाइज किया। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 को रिवाइज करूंगा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी को राधे राधे। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, और जो भी आपका मन में शंका संशय है वो आप जरूर बताएं। सभी को राधे राधे।